हुमायूं महमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं महमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बल्ले के निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट में अब केस कल सुबह 9 बजे दोबारा रिज्यूम होगा। ये कहिएगा कि अदालतें इंतजार करती रहती हैं, पीटीआई की लीगल टीम अदालत के रूबरू पेश ही नहीं होती है, तो ये इतनी सुस्ती पीटीआई लीगल टीम के पार्ट पे क्यों है? बिस्मिल्लाह, वो मुझे एक मिसरा सा याद आ गया, कभी अर्श पे कभी फर्श पे कभी दर बदर कभी तेरे दर, गमे आश की तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। तो उसमें यह है कि आपको इतने ज्यादा केसेस लगे हुए हैं और ये टीम बेचारी कहां कहां जाएगी, किन किन जगहों पे करेगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज वो लोग डेफिनेटली वहां गए होंगे। यहाँ पे भी उन लोगों के कितने केसेस होंगे जो उन्होंने सुबह सुबह यहाँ भुगता के फिर वहां गए होंगे, फिर उधर दरमियान में रास्ते की वजह से कुछ थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाती है, तो वो चीज अंडरस्टैंडेबल है। एंड आई एम ग्रेटफुल के हाई कोर्ट ने उस चीज को सामने रखते हुए उनको टाइम भी दिया। ये चीज समझ में भी आती है, लेकिन इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने जिस और जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट जो आई हुई थी, उन्होंने जिस लिहाज से केसेस किए थे, उनकी भरमार की हुई थी हर एक शख्स के ऊपर 10-10, 20-20, 25-25। साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले के इंतखाबी निशान से ज्यादा इंपॉर्टेंट केस कौन सा है एट दिस पॉइंट इन टाइम इंतखाबात को लेकर? देखिए, इस तरह है कि आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन अगर आप इंतखाबात के रेफरेंस से देखते हैं तो मेरे ख्याल में इंतखाबात के रेफरेंस से जो आपका निशान होता है, जो आपकी शनाख्त होती है, अगर मैं किसी बाहर मुल्क में जाता हूं और मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरा पासपोर्ट गुम जाए, तो मेरे लिए सबसे बड़ा वक्ता हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर मैं उस नजरिए से देखूं तो मेरे जो बैट का निशान है, जो बल्ले का निशान है, वो मेरे लिए इस वक्त सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस वाला होगा। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बाकी नहीं होंगे, लेकिन ये उसमें होगा, तो मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करूंगा। तो हुमायूं महमद साहब, इन केस अगर बल्ला नहीं होता बैलेट पेपर के ऊपर, तो फिर प्लान बी क्या होगा? फिर बेखुदी कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है मैवे तमाशाए लबे बाम अभी। नहीं, फिर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी, क्योंकि अभी टिकट्स की तकसीम के ऊपर बहुत सारी कंफ्यूजन है। अच्छा, कंफ्यूजन हम हर पॉलिटिकल पार्टी में, खासकर तहरीक इंसाफ में जरा ज्यादा रहती है। उसकी वजह यह है कि हमारे वहां पे एक ये है कि जो शख्स समझता है कि वो मेरिट पर है, अब इसमें प्लस पॉइंट भी माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये है कि उसकी वजह से हमने बहुत दफा पास में भी सीटें हारी हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे दो कैंडिडेट्स एक ही उसमें गए। बहुत दफा तो ये हुआ कि जो कैंडिडेट जिसको टिकट नहीं मिला वो जीत के दोबारा पीटीआई में आ गया, लेकिन बाद दफा ये हुआ कि वो हमारा वोट स्प्लिट हो गया और उसकी वजह से हम लोग चंद 100 वोटों से हारे भी है, और हमने सीट जो अदरवाइज जीतनी चाहिए थी हमने हार ही दिया। तो उसके लिए हमें जरा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेहनत के साथ साथ वक्त भी चाहिए होगा, और वक्त अब इतना नहीं है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और फिर इंसाफ लॉयर्स फोरम हो या यूथ विंग हो, रिजर्वेशंस बहुत सारे हैं कि पार्टी कारकुनान को छोड़ के और लोगों को प्रेफर किया जा रहा है। और एक ऐसे वक्त में जब आपके बानी चेयरमैन पीटीआई जाहिर है बिहाइंड द बार्स हैं, और डिसीजन क्या होता है हम ये देखते हैं कि एक शख्स आके कुछ और बताता है कि बानी चेयरमैन पीटीआई ये कह रहे हैं, दूसरा फौरी तौर पे उसकी तरदीद कर देता है। देखिए, इससे ये होता है जब आपकी मेन लीडरशिप ऑब्वियसली नहीं होती है, तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी वजह से ये होता है कि जब नॉर्मली पहले जमाने में ये होता था, जंग में जो आपका सिपह सालार जब आपका एकदम नजर नहीं आता था या जख्मी हो जाता था, तो वो पूरे का पूरी फौज ही इधर उधर हो जाती है। तो आपका जो मेन लीडर है, और यही वजह है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक किसी तरीके से अवाम को बताते रहें कि जो खान है वो आज भी उसी जगह खड़ा हुआ है, आज भी अपने पोजीशन पे खड़ा हुआ है, बिकने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी लिहाज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और वो आप लोगों के लिए खड़ा है। उसको अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दिया है। अब देखिए, खान तो खड़ा हुआ है, और द इकोनॉमिस्ट के अंदर लगने वाले आर्टिकल में भी एक बार फिर उन्होंने अमेरिका को भी निशाने पर रखा, लोकल एस्टैब्लिशमेंट को भी रखा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म हायर कर ली है। ये खबर दुरुस्त है कि पैरेलल एक तरफ तो तनकीद हो रही है, बयानिया बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ लॉबिंग भी हो रही है? देखिए, इससे है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो कहते हैं ना, जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपने अपने ओपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। अब अच्छा, अमेरिका में बड़ा जबरदस्त सिस्टम होता है, उसमें
एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है, वो एक जगह है। वो गवर्नमेंट जो है ना, वो एक प्रेसिडेंट जो जीतता है वो अपनी टीम लेकर आता है, उस टीम का ताल्लुक आपके जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो उनके सेनेटर्स होते हैं, उनके साथ उनका कोई वो नहीं होता, ठीक है, एज सच नहीं होता, वो अपने वो ओवरसाइट करने के लिए होते हैं। जो आप लॉबिंग की जो फर्म्स या वो करते हैं, वो बेसिकली आपने उन सेनेटर्स को जाके अप्रोच करना होता है और उनको बताना होता है कि ये चीजें यहाँ पे यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे सेनेटर साहब, यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम देम, और एक तरफ अमेरिका के ऊपर ही प्रेशर भी डाल रहा है, नहीं, और अब अमेरिका दो की तीन इंटरवेंशन के साथ ही आपकी हुकूमत गई बकौल आपके। नहीं, देखिए, दो चीजें होती हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई क्रिएट हुई है बिटवीन दी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी और एज जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अपनी जगह क्लियर करना और बात है। दूसरी बात ये हो जाती है कि क्या वहां से मदाखलत हुई थी या नहीं हुई थी, वो तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर मोहर लगा ली थी कि जब उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था और उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को डिमाश भी कर दिया था, तो उससे तो ये पता चल गया था कि मदाखलत हुई। तो फिर आपके बानी चेयरमैन ने तो ये कहा है ना कि ये मुकदमा वो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे, वो डोनाल्ड लू के खिलाफ भी मुकदमा लेकर जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, तो कब जा रहे हैं? आप उनको एक दफा निकाले, फिर देखें वो कब जाते हैं। आप लोगों ने उनको एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, और ये भी फरमाइशी है। फरमाइशी वही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगा? लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक जीरो नहीं हो जाता। अब ये मरियम नवाज के अपने अल्फाज है कि जब तक जीरो नहीं हो जाता, और फिर उन्होंने डिफाइन किया जीरो का मतलब ये है कि जैसे मियां नवाज शरीफ के साथ केसेस हुए थे वैसे इनके साथ होंगे, जैसे उनको नाअहल किया था वैसे इसको नाअहल करोगे, जैसे उसको जेल में डाला था इसको जेल में डालोगे। तो अब ये नहीं पता लास्टली एंड वेरी क्विकली ये जीरो होने जा रहा है, क्योंकि जीएचक्यू हमला केस पे भी नामजद हो गए हैं, 190 मिलियन पाउंड केस पे भी फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? कि इसका मतलब ये है कि ब्रीथिंग स्पेस तो बहुत कम है फिर आपके पास। देखिए, मुझे तो ऐसा, अगर आप देखा जाए तो अभी टोटल प्रॉब्ली 10 केसेस में इनके नाम है, बाकी के 190 केसेस में क्या होगा? उनमें नाम कब आएंगे? ये तो नाम डालते जा रहे हैं ना, इनका उससे ताल्लुक नहीं है कि मेरिट क्या है, इनका ताल्लुक ये है कि उसको एंगेज रखना है, उसको एक से बात। अब जैसे आज एक केस के ऊपर उनकी बेल होने लगी थी, उन्होंने उसको दूसरे में पकड़ लिया, तीसरे में पकड़ लिया। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, दिस लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइज फ्रॉम हियर नाउ। यहां से निकलना तो बहुत मुश्किल है। देखिए जी, यही तो फर्क है, यहां से ही निकलने का तो असल चीज है। मुश्किल तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से भी तो था। इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इलेक्शन कंटेस्ट मुश्किल तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम साहब का मछली के पेट से भी था। लेकिन अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जिनको अपने ऊपर यकीन होता है। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मुझे आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। व्हाट आर यू लुकिंग एट? इलेक्शंस हो रहे हैं ना 8 फरवरी को। देखिए, एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, अगर आप लोग हमारे दोनों पैर हाथ काट भी दो, हम इलेक्शन में फिर भी जाएंगे। हम इलेक्शन से नहीं डरते और हम इलेक्शंस में जाएंगे। अगर जैसे गौहर साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा हुआ है कि अगर हमें अंडर 19 की टीम लगना, मैं उसको भी आगे कर देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे।